नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2019 में पूछे गए संस्कृत का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पिपीलिका शब्द का अर्थ है। तो संस्कृत में पिपीलिका शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तितली की बात करें तो तितली को संस्कृत में हम लोग चित्र पतंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्र पतंगा। ठीक है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा दिया गया चिड़िया, तो चिड़िया को संस्कृत में चटका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चटका बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, कोयल दिया गया, तो कोयल को संस्कृत में कोकिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकिला। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, चींटी। चींटी को ही संस्कृत में पिपीलिका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। देखिए, एकोनविंशति जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो एकोन और दूसरा विंशति। एकोन का मतलब होता है कि एक कम और विंशति का मतलब होता है 20, यानी कि 20 से एक कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 से एक कम 19 मिलेगा। चारों विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 19 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के अगर विकल्पों की बात करें तो पहला विकल्प दिया गया है 21, तो 21 को संस्कृत में हम लोग एक विंशति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एका विंशति। ठीक है, देखिए विंशति का मतलब 20 और एका का मतलब एक होता है, यानी कि इसका मान क्या हो गया? 21 हो गया। इसी प्रकार से देखिए 31 की अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो 31 को क्या बोला जाता है? 31 को बोला जाता है एक त्रिंशत। क्या बोला जाता है? एक त्रिंशत। ठीक है, एक त्रिंशत बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक त्रिंशत जब बोलेंगे तो त्रिंशत का मतलब होता है 30 और एक में मतलब उसमें एक जोड़ना है, यानी कि 31 हो जाएगा। ठीक है, 11 की बात करें तो 11 को हम लोग क्या बोलते हैं? एकादश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकादश। एकादश। ठीक है, तो यहां पर 10 का मतलब होता है 10 और एका का मतलब एक होता है, यानी कि 11 इस प्रकार से होता है। देखिए 19 का नाम एक तो एकोन विंशति हो जाता है और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे आप लोग नवदश बोल सकते हैं। देखिए 19 को और क्या बोल सकते हैं? नवदश। देखिए 10 का मतलब होता है 10 और 9 का मतलब होता है 9, यानी कि 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 मिल जाएगा। यानी कि 19 का मतलब क्या हो सकता है? या तो एक नवदश हो जाएगा या तो एकोन त्रिंशत हो जाएगा। तो दोनों का मतलब 19 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, असमान शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा। देखिए प्रश्न में हमसे असमान के बारे में पूछा गया था, तो ये अस्मद शब्द का शब्द रूप जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप होता है। तो असमान में कौन सा विभक्ति होगा? तो द्वितीय विभक्ति, और वचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। द्वितीय विभक्ति बहुवचन सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, लंग लकार की बात की गई है और मध्यम पुरुष द्विवचन में। स्क्रीन पर देखिए, लंग लकार पा धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन रूप पूछा गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपिवतम। अपिवतम इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 अपिवतम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ये जानिए कि पुरुष क्या होता है, उसके बाद ही आप उत्तम पुरुष को समझ पाएंगे। तो पुरुष क्या होता है? तो जो शब्द कहने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वे पुरुषवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस वाक्य को बोलने वाला कौन है? मैं। और किससे बोला गया? तुमसे। और किसके बारे में बात की जा रही है? जो कि वहां पर उपस्थित नहीं है, वह, यानी किसी अन्य पुरुष के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस वाक्य में मैंने तुमसे
और वह, ये सब क्या है, क्रमशः उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। अब एक एक करके इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। देखिए प्रथम पुरुष क्या होता है, जब हम किसी अन्य के बारे में बातचीत करते हैं तो जिसके विषय में बात कही जाती है वह प्रथम पुरुष होता है। जैसे कि वह, वे दोनों, वे सब, ये सब क्या होते हैं, ये प्रथम पुरुष के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुष किसे बोलते हैं, तो जिससे बात की जाती है या बात सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने आपसे ये कहा, तो मैं आपसे कह रहा हूं, यानी आप सुनने वाले हैं, तो आप मध्यम पुरुष हो जाएंगे। तो इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तुम सब, तुम दोनों, तुम, ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। उत्तम पुरुष की बात करें तो जब किसी से बातचीत करते हैं तो वहां पर जो बात करता है अर्थात जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष का उदाहरण होगा। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, ये क्या है, ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए। अब हमसे प्रश्न क्या बोला गया था कि उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन सा होगा। अब उत्तम पुरुष मैंने क्या बताया है कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उससे संबंधित सर्वनाम हमें बताना है। तो देखिए उसका बोला गया है, तो उसका तो ये प्रथम पुरुष से संबंधित सर्वनाम हो गया क्योंकि किसी अन्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तुम्हारा की बात की जाए तो तुम्हारा यानी जो सुनने वाला है। जैसे मैं बोलूं कि तुम ये वीडियो तुम्हारे मोबाइल में देख रहे हो, तुम ये वीडियो तुम्हारे मोबाइल में देख रहे हो, तो तुम्हारा यहां पर क्या है, आप सुनने वाले हैं। तो सुनने वाले से संबंधित को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सर्वनाम तो जरूर होगा, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, ये मध्यम पुरुष से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वे किस में आता है, वे दोनों और वे सब, ये सब आपके आते हैं प्रथम पुरुष में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा मैं। देखिए उत्तम पुरुष मैंने आपको क्या बताया था, जो बोलने वाला है, जो वक्ता है। अब बोलने वाला कौन है, मैं ही तो हूं, तो इसे हम लोग उत्तम पुरुष बोलेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठवां प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ आपसे नाम पूछा गया है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं कि पहला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। दूसरा जो होता है उसको क्या बोला जाता है, स्त्रीलिंग बोला जाता है। और तीसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नपुंसक लिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 लिंग का नाम लिख देंगे, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, लट लकार का प्रयोग हम लोग किस काल के लिए करते हैं, वर्तमान काल के लिए, यानी कि प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, वर्तमान काल यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, लंग लकार हमसे पूछा जा रहा है और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है गम धातु में। ठीक है, स्क्रीन पर आप लंग लकार का रूप देख पा रहे होंगे। देखिए ये प्रथम पुरुष होता है, ये मध्यम पुरुष होता है और ये उत्तम पुरुष होता है, और ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी कि देखिए अगच्छान इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, अगच्छान। अगला प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में वचन कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। ठीक है, आपसे केवल नाम पूछा गया तो आप इतना लिख करके बता देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि केवल 1 नंबर का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हमसे क्या पूछा गया था, बालकः के बारे में पूछा गया था। तो ये क्या है, ये देखिए ये तृतीया विभक्ति है और वचन कौन सा हो जाएगा, बहुवचन। उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सा हो जाएगा, तो विभक्ति हो जाएगा आपका तृतीया, और वचन भी पूछा गया था, तो वचन कौन सा हो जाएगा, वचन हो जाएगा आपका बहुवचन। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, नवनीतम। देखिए बहुत लोग इसको नवीनतम पढ़ लेंगे और उत्तर गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो नवनीतम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ताजा मक्खन। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ताजा मक्खन, सही जवाब है। ठीक है, ताजा मक्खन, नवनीतम का मतलब ताजा मक्खन होता है। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए।
स्क्रीन पर आप दा धातु लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप देख पा रहे होंगे। यहां पर देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में ददाती होता है, द्विवचन में दत्ता होता है, स्क्रीन पर आप दा धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल रूप देख पा रहे होंगे। यहां पर देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है ददाती, दत्तः द्विवचन में, और बहुवचन में ददती होता है। उसके बाद से ददासी, दत्थः, दत्त होता है। उसके बाद से ददामी, दद्वः, दद्मः। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। यहां पर एक श्लोक दिया गया है, परित्राणाय साधूनानाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापन नानार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, साधुना का मतलब क्या होता है? सज्जन लोगों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, और विनाशाय यानी विनाश के लिए। किसके? दुष्ट लोगों के विनाश के लिए। साथ ही साथ धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्ट कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेते आया हूं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। पहला दिया गया शशकः। शशकः का मतलब क्या होता है? खरगोश होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? खरगोश। द्राक्षा दिया गया, द्राक्षा का मतलब क्या होता है? अंगूर होता है। वृषभः, वृषभः का मतलब क्या होता है? बैल होता है। और चिक्रोडः, तो चिक्रोडः का मतलब क्या हो जाएगा? गिलहरी। क्या हो जाएगा? गिलहरी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, 1 से 10 तक के अंकों को संस्कृत में किस प्रकार से लिखते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला हो जाएगा, देखिए, 1 को क्या लिखते हैं? एकः। ठीक है, 2 को क्या लिखेंगे? द्वौ। ठीक है, 3 को क्या लिखेंगे? त्रयः। 4 को क्या लिखते हैं? चत्वारः। ठीक है, 5 को क्या लिखते हैं? पंच। 6 को क्या लिखते हैं? षट। 7 को क्या लिखा जाएगा? सप्त। 8 को क्या लिखेंगे? अष्ट। 9 को क्या लिखेंगे? नव। और 10 को क्या लिखते हैं? दश। इस प्रकार से आप 1 से 10 तक की गिनतियों को लिख करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। तो यहां पर देखिए, श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। यानी कोई भी एक ऐसी सामग्री जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और उसी दौरान सुन भी सकते हैं। जैसे कि टेलीविजन हो गया, तो टेलीविजन में हम लोग कुछ इमेजेस देख सकते हैं और उस दौरान उसे सुन भी सकते हैं ऑडियो के माध्यम से। तो कोई भी ऐसी सामग्री जिसे एक साथ देखा और सुना जा सके उसे हम लोग श्रव्य दृश्य सामग्री बोलते हैं। जैसे कि टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी, मोबाइल हो गया, ये सभी श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण हो जाएंगे। अब पूछा ये जा रहा है कि संस्कृत शिक्षण में इनका क्या उपयोगिता है। तो देखिए, जितनी ज़्यादा इंद्रियां हमारी सीखने के दौरान एक्टिव रहेंगी, अधिगम उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप बच्चे को केवल मौखिक तरीके से बोल करके बताएंगे, जैसे रेडियो के माध्यम से, या फिर केवल बोल करके बता रहे हैं, तो बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर उस चीज को नहीं देख रहा है। लेकिन श्रव्य दृश्य सामग्री में बच्चा उसकी इमेज को भी देख रहा है और साथ ही साथ सुन भी रहा है। तो उसकी आंखें के साथ साथ उसका जो कान है वो दोनों एक्टिव है। तो जितनी ज्यादा इंद्रियां एक्टिव होती हैं उतना ही अधिगम अर्थपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना चाहिए। अगर बच्चे को आप संस्कृत में शशकः बताएंगे तो ये बच्चे के लिए नया शब्द है, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा संस्कृत नहीं होगी, बच्चे की मातृभाषा हिंदी हो सकती है। लेकिन ये चूंकि नया शब्द, नया लैंग्वेज है, नया टारगेट लैंग्वेज है, तो बच्चे इसको अपनी मातृभाषा में क्या बोला जाता है उससे कोरिलेट करके समझ पाएंगे। तो पहली बार तो ये कि शशकः उनके लिए बिल्कुल नया शब्द है। और अगर बच्चे को आप खरगोश का इमेज दिखा करके शशकः के बारे में बताएंगे, तब बच्चा अपने परिवेश में कहीं ना कहीं उस खरगोश को देखा होगा कभी ना कभी, तो उससे वो जोड़ करके आसानी से समझ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ 2-3 पॉइंट्स और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि इससे छात्र सक्रिय रहते हैं, क्योंकि बच्चा बोर नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चा किसी भी काम में रुचि लेता है, जैसे आप उसको विजुअल क्लिप्स दिखाएंगे और ऑडियो भी दिखाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। और जब बच्चा रुचि लेगा तो वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहता है। ठीक है, तो सक्रिय भागीदारी बच्चे की इसके माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इसमें छात्रों के विचार एवं कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। अगला आप लिख सकते हैं
इससे प्राप्त जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो इस प्रकार से आप कुछ पॉइंट्स में करके इसको लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। तत् शब्द का स्त्रीलिंग रूप हमसे पूछा गया था, किसमें? प्रथमा और द्वितीय में सभी वचनों में। तो प्रथमा क्या हो जाएगा? सा, द्वितीय द्विवचन क्या हो जाएगा? ते, और बहुवचन क्या हो जाएगा? ता। उसके बाद से द्वितीय में एक वचन क्या हो जाएगा? ताम, द्विवचन क्या हो जाएगा? ते, और बहुवचन क्या हो जाएगा? ता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतना आपको लिखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। देखिए, संस्कृत में अनुवाद करते समय आपको 2-3 चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। पहला ये कि कर्ता कौन है, यहाँ पर विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कौन है? मैं है। और यहाँ पर जो मैं है वो कौन सा पुरुष होगा? वो आपका उत्तम पुरुष होगा, यानी कि जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात की जाएगी किसी थर्ड पर्सन की, वो आपका प्रथम पुरुष हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बोलने वाला है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष और एक वचन, मैं यानी कि एक ही वचन तो की बात की जा रही है, तो ये एक वचन उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृत में, हिंदी में जो हम लोग क्रिया पढ़ते हैं, संस्कृत में उसी को धातु बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर काम क्या हो जा रहा है? जाने का काम हो रहा है। जाने का काम जो हो रहा है, क्रिया जो है, उसे हम लोग संस्कृत में धातु बोलते हैं, यानी कि गम को जाना बोलते हैं संस्कृत में, गम मीन्स जाना। ठीक है, अब ये जो धातु रूप है वो हमें किसके अनुसार बदलना है? उत्तम पुरुष एक वचन के हिसाब से। तो गम धातु का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है? गच्छामी होता है। क्या होता है? गच्छामी होता है। यानी कि गम धातु, अब हम लोग गम का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि गच्छामी का प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष एक वचन के हिसाब से। तो हमारा पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा अहम। देखिए, मैं का मतलब क्या होता है? मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम बोलते हैं। तो हो जाएगा अहम। प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? प्रतिदिनम। अहम प्रतिदिनम। उसके बाद से विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालयः। ठीक है, और जाने का गम धातु का उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या हो जाएगा? गच्छामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छामी। यानी कि पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? अहम प्रतिदिनम विद्यालयः गच्छामी। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, तुम कहाँ रहते हो? तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, तुम का हो जाएगा त्वम। उसके बाद से कहाँ का हो जाएगा? कुत्र। और रहते हो का क्या हो जाएगा? निवससी। क्या हो जाएगा? निवससी। तुम कहाँ, कुत्र निवससी। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम जो है यहाँ पर क्या है? ये मध्यम पुरुष है। तो जो रहने का, जो निवास करने का आप रूप लिखेंगे वो भी कैसे लिखेंगे? वो आपका मध्यम पुरुष एक वचन के हिसाब से होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए निवससी हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो त्वम कुत्र निवससी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्याम पैर से लंगड़ा है। तो देखिए, किसी भी प्रकार की जो विकलांगता होती है, जिस भी अंग में विकलांगता होगी उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पैर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो पद का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? पादेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? देखिए, श्याम का क्या हो जाएगा? श्यामः। उसके बाद से पद का तृतीय विभक्ति पादेन। लंगड़ा का खंजह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंजह। सह पादेन खंजह। और है का क्या हो जाएगा? अस्ति। इसका सही अनुवाद क्या हो जाएगा? सह पादेन खंजा अस्ति, यानी कि श्याम, माफ कीजिएगा, श्यामः पादेन खंजा अस्ति, यानी कि श्याम पैर से लंगड़ा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पेड़ से फल गिरते हैं। तो यहां पर देखिए, पेड़ से फल गिर करके अलग हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। किसी भी चीज से कोई वस्तु अगर टूट करके अलग हो रही है, अलगाव की स्थिति में क्या होता है? आपका क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पर विभक्ति लगेगा वो अपादान कारक के अनुसार लगेगा। तो पेड़ से, पेड़ को क्या बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे। तो यहाँ पर अपादान कारक के हिसाब से विभक्ति क्या हो जाएगा? वृक्षात हो जाएगा। वृक्षात। और देखिए, फलानी और यहाँ पर गिरते हैं। अब एक फल गिरने की बात तो नहीं की जा रही है। अगर एक फल रहता तो पेड़ से फल गिरता है, इस प्रकार से होता। गिरते हैं यानी कि ये क्या है? बहुवचन की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? पतंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतंती। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्षात फलानी पतंती सही जवाब है।
दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।